वन मनी हैबिट दैट चेंज योर लाइफ। तो एक जो हैबिट बनाई थी वो था इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस। पहले इतना पैसा बचा लूंगा, जो बचा वो खर्चा करूंगा। सो अगर वो आप कर पाते हैं, डिफिकल्ट है बोलना, बहुत इजी लग रहा है, अगर वो आप कर पाते हैं तो रिटायरमेंट जो हम बात कर रहे थे 40-45 इज इजीली डूएबल। इमरजेंसी क्या है, जो चीजें आपको नहीं पता वो, अब जो नहीं पता वो बहुत लंबा नहीं चलेगा। सो मेरा ऐसा मानना है जो भी आपकी एक्सपेंस हैं, एक्सपेंस इनटू 6 और मैक्सिमम 12, दैट इज 6 months to 12 months का आपके पास एक रिजर्व फंड होना चाहिए। दैट इज योर इमरजेंसी फंड। बिकॉज इमरजेंसी फंड में आप कभी भी रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रिटायरमेंट फंड जो है उसमें आपको रिटर्न मैक्सिमम चाहिए। ओके, बिकॉज इन्फ्लेशन को बीट करना है, आगे आपको खर्चा करना है, तो वो आप इमरजेंसी फंड में पार्क करोगे तो कभी रिटर्न बनेगा ही नहीं। सो आपका रियल रिटर्न तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, और इमरजेंसी एंड रिटायरमेंट में फर्क यही है कि इमरजेंसी हमेशा शॉर्ट टर्म रहेगा, रिटायरमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म रहेगा। ओके, बट ज्यादातर कंफ्यूजन ये भी रहता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग का जो फंड है वो कितना होना चाहिए। अगर मैं बात करूं ये रिटायरमेंट प्लानिंग की, तो मेरे पास मोटा मोटा 20 साल बाद 12 गुना पैसा होना चाहिए जो मेरा साल का खर्चा है। तो मेरा साल का खर्चा मान लो 1 करोड़ रुपए है, उसका 12 times इज 12 करोड़। तो मुझे ये 20 साल में 12 करोड़ रुपए एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। अगर आज मेरा घर का खर्चा 10 लाख रुपए है तो क्यों 12 करोड़ रुपए? 12 करोड़ रुपए अगर 8% भी ब्याज देता है, 8%, तो वो होता है 96 lakhs। ओके, सो ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए हो गया। तो 12 करोड़ रुपए का जो मेरा कॉर्पस है वो मुझे साल में 1 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट देगा, जिससे मेरी जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेन होगी। इसे हम इन्वेस्ट करेंगे SWP के माध्यम से, तो 12 करोड़ भी धीरे धीरे ग्रो होगा। हम लोग क्या सोचते हैं, अगर बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लिया और कोई हम रेंटल इनकम जनरेट करेंगे उनसे, तो वो हमारा रिटायरमेंट प्लान अच्छा बन सकता है। तो अगर सिक्योरिटी की बात करें तो ज्यादा सिक्योर मेथड कौन सी है इन्वेस्टमेंट के टर्म पे? प्रॉपर्टी के साथ एक एंगल जोड़ा, रिटायरमेंट पे मुझे रेंटल इनकम चाहिए। मैं 100% बोलूंगा कि वो कभी मत करना। Hello everyone, welcome back to our channel. This is Raj from Radical Tech Art, your process automation strategist. आज का एपिसोड ऑनेस्टली एक ऐसा टॉपिक है जो हम सब अवॉइड करते हैं जब तक लेट ना हो जाए। आपने एक लाइन तो जरूर सुनी होगी, मेरे बच्चे ही मेरा रिटायरमेंट प्लान है। अब एक सेकेंड सोचो, क्या ये माइंडसेट आज के टाइम में सेफ है जब मेडिकल बिल्स रॉकेट स्पीड से बढ़ रहे हैं, जॉब्स अनस्टेबल हो सकती है और न्यूक्लियर फैमिलीज फॉर्म हो रही है। आज मेरे साथ है दीपेश अरोड़ा, फाउंडर ऑफ सिल्वर लाइन वेल्थ मैनेजमेंट, 20 साल से भी ज्यादा फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर एंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मर। आज हम रिटायरमेंट प्लानिंग को बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। नो ज्ञान, नो थियरी, नो हैवी लेक्चर। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, रिटायरमेंट का मैजिक नंबर कैसे निकालना, EPF, PPF, NPS एंड म्यूचुअल फंड का रियल मिक्स क्या होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, पैसा खत्म ना हो जाए वाली फियर को हैंडल कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा पहले मिथ से। तो वेलकम दीपेश भाई, कैसे हो? बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच। ओके, तो डायरेक्टली हम सीधा मिथ से ही स्टार्ट करते हैं कि लाइक मैंने आपका वो एक आर्टिकल पढ़ा था, मेरे बच्चे ही मेरा रिटायरमेंट प्लान है। तो मुझे जानना है कि आज की डेट में कितना सही है और इसके ऊपर क्या वर्कआउट करना चाहिए आज की जनरेशन को। लाइक अगर रिटायरमेंट के बारे में अगर प्लान करना हो तो उसकी राइट एज भी क्या रहेगी, वो भी मुझे जानना है, क्योंकि आई थिंक मेरे लिए ये क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है आज। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। यस, थैंक यू राज। मेरा ऐसा मानना है कि रिटायरमेंट प्लानिंग की कोई एज नहीं है। प्लानिंग आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। रीजन बीइंग, जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा एक्चुअली तो इन्वेस्टमेंट ही हो रहा है। वो पैसे से आप रिटायरमेंट प्लान करें या उससे घूमने जाएं या अपने बच्चे का एजुकेशन करें या आपकी जो भी नीड, डिजायर, वांट है वो आप पूरा करें। गलती क्या होती है वो मैं बताता हूँ। आदमी सोचता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग में बहुत टाइम है,
और वो बोलते हैं ना कि जब रन रेट बढ़ने लगता है तो आप गलती करने के चांसेस बढ़ने लगते हैं आपके, है ना। तो आप देखोगे, अगर आप क्रिकेट मैच देखते ही होंगे, जब तक रन रेट ऊपर नहीं है तब तक जो बैट्समैन है वो आराम से खेलता है, बट रन रेट बढ़ने लगता है तो एक प्रेशर है उसके दिमाग में और पॉसिबली वो गलती करता है। रिटायरमेंट प्लानिंग की अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली मेरा यह मानना है कि आपकी इनकम जब स्टार्ट होती है तब से आपका रिटायरमेंट प्लान स्टार्ट हो जाना चाहिए। उसके बहुत से रीजन है, हम लोग डिस्कस करेंगे, बट राइट एज इज फ्रॉम व्हेन योर इनकम स्टार्ट्स। ग्रेट। सो मुझे अब ये बताइए कि लाइक आपने बताया कि जब से इनकम स्टार्ट होती है तो उसमें कितने परसेंटेज से हम स्टार्ट कर सकते हैं, या हेल्दी अमाउंट क्या होनी चाहिए जिससे हमारा एंजॉयमेंट भी ना बिगड़े और हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, वो बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है पर्सन टू पर्सन पे। रीजन बीइंग मैं बताऊं कि एक बंदा है जिसका फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, एग्जाम्पल वाइफ भी कमा रही है, फादर भी कमा रहे हैं, ठीक है। एक बंदा है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, डिपेंडेंट भाई बहन है, अगर वो घर में सबसे बड़ा है, पेरेंट्स भी मान लो डिपेंडेंट हैं, तो दोनों की प्रोफाइल अलग हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारी प्रोफाइल्स अलग अलग बनेंगी, पर हम ये दो प्रोफाइल पे हम डिस्कस करते हैं। सो मेरा ये कहना है कि आपको यहां पे ये सोचना है सेविंग का परसेंटेज जो है उसमें से कितना रिटायरमेंट में आप सेव करें। एग्जाम्पल कि आपकी इनकम मान लो 1 लाख रुपए है, सो 1 लाख रुपए में से जो पर्सन ए है, पर्सन ए कौन है, जिसके फादर भी कमा रहे हैं और वाइफ भी कमा रही है, तो उसकी मैक्सिमम सेविंग हो रही होगी, है ना। 1 लाख रुपए में से उसके पास पैसा बचता होगा। अब वो जो सेविंग का पोर्शन है, मान लो एग्जाम्पल 50,000 रुपीज, तो 50,000 में से एटलीस्ट 10% उसको अपने रिटायरमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो परसेंटेज अगर हम पकड़ लें इनिशियल डेज से, तो इनिशियल डेज से आपका परसेंटेज फॉर रिटायरमेंट शुड बी मिनिमम ऑफ 10%, राइट। वो चेंज होगा एज एज इंक्रीजेस, दैट परसेंटेज शुड गो अप, बट वो डिपेंड करेगा एज पे, आपकी प्रोफाइल पे, आपकी इनकम लेवल पे, आपकी लाइफस्टाइल पे। तो काफी चीजें एज और पर्सन टू पर्सन चेंज होगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इनिशियल स्टेज पे जब भी आपकी इनकम स्टार्ट होती है, एटलीस्ट 10% ऑफ योर सेविंग शुड गो टू रिटायरमेंट। कई बार हमारा ये मिसकंसेप्शन होता है कि रिटायरमेंट के बाद तो क्या खर्चे रहेंगे, बट इसके दूसरे पहलू से अगर देखा जाए तो ऐसा भी है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है लाइक 10 to 15%। और अगर हेल्थ के बारे में बात करें तो उसका भी मतलब हॉस्पिटल्स के रेट्स आज ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर 20% रेट से बढ़ रहा है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इन्फ्लेशन जो है वो एक्चुअली आपके नॉमिनल रिटर्न को बहुत कम कर देता है। तो नॉमिनल रिटर्न और रियल रिटर्न में डिफरेंस ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट है जो आपको 12% रिटर्न दे रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन 7% है, तो एक्चुअली आपका रियल रिटर्न तो 5% ही रह गया, राइट। अब वो ग्रोथ जो है, अगर आपने जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन की नहीं करी आपके इन्वेस्टमेंट में, तो आपके पैसे की वैल्यू नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब, आज मैं फिक्स डिपॉजिट करता हूं ये सोच के कि 7% का ब्याज मुझे मिल रहा है, बट वो 7% एक्चुअल 7% है नहीं, बिकॉज उसमें टैक्स कट जाता है। तो अल्टीमेटली जो पैसा मुझे मिलता है उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ही कम होती है, या उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जहां तक बात है रिटायरमेंट की, मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये कंसेप्ट से जीना है डाई विद जीरो। डाई विद जीरो का मतलब है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह से होनी चाहिए कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करो आफ्टर रिटायरमेंट उसको एंजॉय करो। अनफॉर्चुनेटली हम ये बहुत जगह देखते हैं, बहुत दुख होता है कि रिटायरमेंट एज पे आने के बाद आदमी का माइंडसेट बदल जाता है। कैसे? एग्जाम्पल, मैंने पूरी जिंदगी जॉब करी या पूरी जिंदगी मैंने बिजनेस किया और एक लेवल के बाद मैंने एक पैसा एक्यूमुलेट किया। आफ्टर माय रिटायरमेंट मुझे डर लगता है कि ये पैसा कहीं खत्म ना हो जाए, तो मैं मेरी लाइफस्टाइल जो धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा था, मैं या तो उसको स्टेबल कर देता हूं या उसको डाउनग्रेड करना शुरू करता हूं। डाउनग्रेड नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करता हूं। राइट। मैं हर चीज में अपने आप को सवाल पूछता हूं कि क्या जरूरत है। अब जब आप अपने आप को ये सवाल पूछोगे तो एक थॉट तो हमेशा ये आएगा ही, नहीं चलेगा, अभी जरूरत नहीं है।
मेरा आप लोगों से ये कहना है या मेरा ये समझ है कि पूरी जिंदगी हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सबसे ज्यादा सेल कोई भी कंपनी की कब होती है? जब वहां पे सेल लगती है ना। सेल में सबसे ज्यादा सेल होती है, क्यों? क्योंकि हर आदमी सस्ता ढूंढता है, हर आदमी को लगता है कि मैं पैसा बचा लूं। लेकिन ये मेरे साथ होता है, पसंद आपको वही चीज आएगी, शायद आपके साथ भी होता होगा, पसंद आपको वही चीज आएगी जिसमें सेल नहीं है। लेकिन हम माइंड को ऐसे ट्रेन करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ये भी तो अच्छा ही है ना, मुझे पसंद ये है, इसमें सेल नहीं है, इसमें सेल है, तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं। माइंड को ऐसा ट्रेन किया हुआ है हमने कि ये भी तो अभी सारू छे ना, ये भी तो अच्छा ही दिख रहा है, दिस ऑल्सो लुक्स नाइस, चलेगा, पसंद ये था। तो ये हम पहले से, जैसे एज अ मेल मेंबर हमें क्या है, हमारी ज्वेलरी इज ऑलवेज अ गुड कार, बट हमें जो कार पसंद है हम वो कभी कॉम्प्रोमाइज करके हम, रीजन बीइंग हमारा माइंड वैसे ट्रेंड हुआ है। क्यों? क्योंकि हम कल की सोचते हैं, हम एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, हम सोचते हैं बच्चों का एजुकेशन, खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग, बाकी सारी चीजें हमें मैनेज करनी है, तो हम सेंसिबल डिसीजन लेते हैं, हम एक कैलकुलेटिव डिसीजन लेते हैं। अच्छी बात है, करना है, बट मैं बोलता हूं ये माइंड को आपने ऐसा ट्रेन कर दिया है ना कि आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो आप कॉम्प्रोमाइज स्टेट में ही रहते हो। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? और अनफॉर्चुनेटली आपकी जो लाइफ अपग्रेड होनी थी वो या तो स्टेबल हो जाती है या आप उसको कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। मेरा ये कहना है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग रिटायरमेंट की ऐसी होनी चाहिए कि अगर आज आप 2 छुट्टियां ले रहे हो, 2 वेकेशन करते हो, तो उस टाइम पे आप 6 करो, 6 का प्लान करो, 4 कर पाओगे। क्योंकि आज आप 2 प्लान करते हो ना, आप जा पाते हो शायद 1 में या 0 में, क्योंकि बाकी सारी चीजें अरेंज नहीं होती, बाकी सारी चीजों में हमें सोचना पड़ता है, बच्चों का सोचना पड़ता है, खुद का सोचना पड़ता है, वापस हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट सोचने लगते हैं, राइट है ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप रिटायरमेंट प्लानिंग ऐसा करो कि आज जो कॉम्प्रोमाइज किया है कल उसको पूरा, मतलब रिटायरमेंट टाइम पे तो आपको पूरा एंजॉय करना है। अगर 1 नौकर घर में है तो आप उस टाइम पे 4 रखो, मैं 4 बोल रहा हूं, 2 तो रखोगे, क्योंकि एज होगी, आपको डिपेंडेंसी होगी, आपको चाहिए होंगे, है ना, आपकी भी एनर्जी कम होगी, मैडम की भी एनर्जी कम होगी, तो आपको लोग चाहिए होंगे, तो वो सारी चीजों को आपको प्लानिंग करना चाहिए। और कॉम्प्रोमाइज स्टेट से उस टाइम पे तो हर आदमी को जो रिटायरमेंट के करीब है या रिटायरमेंट एज पे आ रहा है, उसे वो माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। और डाई विद जीरो का कंसेप्ट जो है वो ये है कि आप ऐसा प्लानिंग करो कि हॉस्पिटल का जो लास्ट वाला चेक है वो बाउंस हो जाए, तो पूरा पैसा आप यूज करके जाओ। तो ये रिटायरमेंट, एक्चुअल रिटायरमेंट प्लानिंग ये है। सही है। मुझे एक बात ये जाननी है कि कई लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि इमरजेंसी फंड और रिटायरमेंट प्लानिंग का फंड दोनों को सेम समझता है कई बार, या फिर ऐसा भी होता है कि उनको पता नहीं है कि इन दोनों में प्रायोरिटी किसको ज्यादा दे। या तो फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी रहता है कि कितने परसेंटेज इमरजेंसी फंड को डाइल्यूट करे और सेम वे में रिटायरमेंट कितना हो सकता है। तो वो आप थोड़ा एग्जांपल के साथ बताए तो अच्छा बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। इमरजेंसी फंड क्या होता है, अगर हम उसको समझें, इमरजेंसी क्या होती है? इमरजेंसी है जो आपको नहीं पता हो। इमरजेंसी क्या है? जो चीजें आपको नहीं पता वो, अब जो नहीं पता वो बहुत लंबा नहीं चलेगा। सो मेरा ऐसा मानना है जो भी आपकी इनकम है या जो भी आपकी रादर एक्सपेंस है, एक्सपेंस इनटू 6 और मैक्सिमम 12, दैट इज 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स का आपके पास एक रिजर्व फंड होना चाहिए, राइट? दैट इज योर इमरजेंसी फंड। बिकॉज इमरजेंसी फंड में आप कभी भी रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो आपको इमरजेंसी है, कब चाहिए पता नहीं है, वहां आपका रिटर्न जो है वो हमेशा कम रहेगा, मिनिमम रहेगा। रिटायरमेंट फंड जो है उसमें आपको रिटर्न मैक्सिमम चाहिए। ओके, बिकॉज इन्फ्लेशन को बीट करना है, आगे आपको खर्चा करना है, तो वो आप इमरजेंसी फंड में पार्क करोगे तो कभी रिटर्न बनेगा ही नहीं। सो आपका रियल रिटर्न तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट? बिकॉज आपका इमरजेंसी फंड विल ऑलवेज गिव यू, वो लिक्विड में पार्क करोगे 6% से ज्यादा रिटर्न नहीं देने वाला। और रिटायरमेंट फंड जो है वो एटलीस्ट आपको 12-15% पे ग्रो करना पड़ेगा। तो इमरजेंसी फंड जो है वो आपका 6 to 12 मंथ्स ऑफ योर एक्सपेंस आपके पास अलग रहना चाहिए। रिटायरमेंट फंड जो है वो लॉन्ग टर्म है,
उसको आपको वो मैराथन दौड़ानी है, लंबा है, तो उसमें आपको थोड़ा रिस्क भी लेना है, थोड़ा एग्रेसिव भी करना है। तो वो फंड जो है वो हमेशा आप प्लानिंग कब करोगे? से मैं बोलता हूँ आप फर्स्ट फेज में प्लान नहीं कर पाए। मैंने जैसे बोला, जब आपकी इनकम स्टार्ट होती है, यू स्टार्ट विथ 10%, आप नहीं कर पाए, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कोई लाइबिलिटीज थी, और कोई कमिटमेंट्स थे, राइट? बट एट द एज ऑफ 50 आपको रियलाइज होगा कि आपको अब रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी। 50-55, अब 50-55 पे आप 6% 7% के रिटर्न्स पे इन्वेस्ट करोगे, वो एक्यूमुलेट ही नहीं होगा, राइट? चैलेंज राज भाई जो सबसे बड़ा है वो है 30-30 चैलेंज। 30-30 चैलेंज क्या है? बाय द टाइम यू गेट से योर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट होते हो, जॉब सर्च करी या बिजनेस सेटल किया, शादी होगी, बाय द टाइम यू आर 30 आप सेटल होते हो लाइफ में। एक स्टेबिलिटी आती है, एक इनकम स्टेबल होती है, थोड़ा सा विजन क्लियर होता है कि हाँ मेरी ग्रोथ क्या होगी। 24-25 पे आप जॉब या बिजनेस करने लगते हो, बट स्टेबिलिटी आते आते वो 3-4-5 साल लग जाते हैं। 30 पे आपकी एक्चुअली स्टेबिलिटी आती है, 30 से आप एक पैसे का सेविंग बोलो, समझ बोलो, वो शुरू होता है। बाय द टाइम यू आर 60 आपने कितने साल निकाले? 30 साल। योर रिटायरमेंट एज इज 60। ये 30 साल में आप ये देखो कि आपने बच्चों को भी पढ़ाया होगा, घर गाड़ी खुद पे भी खर्चा किया होगा ना, पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, रिटायरमेंट सेविंग भी करी होगी, सारे सब कुछ किया होगा, राइट? अब आप हो गए 60 के। लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ इज देयर, यू मे लिव फॉर नेक्स्ट 30 years एंड दोज 30 years इज विदाउट इनकम। मुझे कोविड में अभी भी याद है, मेरे फादर ने बहुत अच्छा डायलॉग मारा था कि यार लोग प्लानिंग करते हैं फाइनेंशियल, इतना सब, पीपल आर सो मच एक्टिव, ये महीना 2 महीना 3 महीना लॉकडाउन हुआ, सब घबरा क्यों गए? रिटायरमेंट प्लानिंग 30 साल की करते हैं और 2-3 महीने में लोग घबरा रहे। तो प्लानिंग करी है नहीं करी है, वो भी एक क्वेश्चन खड़ा हो रहा था, राइट? सो प्लानिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि बाय द टाइम यू आर 60 फॉर नेक्स्ट 20-30 years आपको सोचना नहीं है। सो हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि आपने बच्चों पे बहुत अच्छा एजुकेशन पे खर्चा किया, उनकी अच्छी शादी कराई, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से करी, ये गारंटी है कि वो आपको संभालेंगे? गारंटी है? नो गारंटी नहीं है। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, आपके पास राज खूब सारा पैसा है ना, तो आपके बच्चे आपको संभालेंगे। क्योंकि उनको पता है कि सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है ना, उससे अच्छा कुछ नहीं है। मेरे बच्चे मेरी सेवा करें या मैंने उनको पढ़ाया लिखाया, वो मेरी सेवा करें, ऐसा मैं क्यों एक्सपेक्ट करता हूं? उनकी भी लाइफ है, वो भी ऑफ कोर्स एंजॉय करना चाहते हैं, उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। मैं बोलता हूं मैं सक्षम हूं और मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छी की है, मतलब लोग रख सकता हूं जो भी मुझे नीड है उसकी, राइट? तो सारी बात है मेरे फाइनेंशियल डिसिप्लिन की, कि मैं कितना डिसिप्लिन हूं मेरे इन्वेस्टमेंट को लेके। आपको 2 ही चीजें याद रखनी है, लाइफ की 2 ही प्रायोरिटी है, किसी भी कितना भी अमीर आदमी हो उसकी 2 ही प्रायोरिटी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज योर चाइल्ड एजुकेशन एंड देयर मैरिज, एंड सेकेंड प्रायोरिटी इज योर रिटायरमेंट। आप नोट डाउन करना आराम से कि इसके अलावा कोई प्रायोरिटी है? हाँ, आपकी डिजायर्स हो सकती है, आपके वांट्स हो सकते हैं, आपकी नीड्स हो सकती है, प्रायोरिटी नहीं है। मैं क्यों प्रायोरिटी बोल रहा हूं? जैसे मेरे दादाजी, उनके 9 बच्चे थे, मेरे फादर हैज 8 सिबलिंग्स, मतलब टोटल 9 भाई बहन है, एक ही घर में रहे, एक ही स्कूटर चलाया, है ना? कभी उन्होंने बच्चों की एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज करके स्कूटर नहीं खरीदा, क्योंकि प्रायोरिटी वही थी, सबको पढ़ाना था, सबकी शादी कर। और हर एक फैमिली में ही होता है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को पढ़ाना, और इंडियन कल्चर में जब तक बच्चे की शादी नहीं होती, पेरेंट्स एक प्रेशर में है कि यार इसकी शादी हो जाए ना तो मैं फ्री। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो कल्चर है हमारा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी इज योर चाइल्ड एजुकेशन एंड देयर मैरिज। सेकेंड प्रायोरिटी इज योर रिटायरमेंट प्लानिंग। रीजन बीइंग देयर इज नो सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। आपके पास कोई पैसा नहीं आने वाला है, अभी हमारे पास वो सिस्टम नहीं है, है ना?
हम लोग अभी भी ग्रोइंग एक डेवलपिंग स्टेज में हैं, तो आपको आपका सोशल सिक्योरिटी फॉर लॉन्ग टर्म आपको क्रिएट करना है। और आप कितने साल जिएंगे वो आपको पता नहीं है, तो आपको रोबस्ट सोशल सिक्योरिटी खुद के लिए डेवलप करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा, एक्यूमुलेट करना पड़ेगा कि अगर मैं लंबा जी गया तो मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, राइट। मेरे बाद मेरी फैमिली को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पर्टिकुलरली मेरी वाइफ को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिटायरमेंट प्लानिंग। ओके। और इमरजेंसी एंड रिटायरमेंट में फर्क यही है कि इमरजेंसी हमेशा शॉर्ट टर्म रहेगा, रिटायरमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म रहेगा। ओके। बट ज्यादातर कंफ्यूजन ये भी रहता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग का जो फंड है वो कितना होना चाहिए। लाइक आज मेरी ही बात करो, अगर मैं 70 या 80 साल तक जी गया तो उस टाइम पे मेरी जरूरतें क्या होगी, अगर वो जानना हो तो उसके पास कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जैसे मैं मेरा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। मेरी एज 42 है, हम ऐसा मानते हैं कि मैं और 20 साल काम करूंगा, है ना। तो आज अगर मेरा घर का खर्चा साल का 10 लाख रुपए है, साल का 10 लाख रुपए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इज मोर देन सफिशिएंट है। ऑलमोस्ट 80,000 रुपए महीना हुआ। सो 80,000 रुपए महीना मेरा महीने का खर्चा है, साल का मेरा मोटा मोटा खर्चा 10 लाख रुपए है। 20 साल बाद ये जो 10 लाख रुपए में मेरी जो आज जो भी लाइफस्टाइल है, उस सेम लाइफस्टाइल के लिए मोटा मोटा मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए होगा। बड़ा लग रहा है नंबर आपको? बहुत बड़ा। आज जिसका घर का खर्चा 10 लाख रुपए है साल का, आज से 20 साल पहले मतलब 2005 में चले जाओ तो उसका घर का खर्चा 1.25 लाख में चलता था। ये साल की बात कर रहा हूं, मतलब महीने का 10-12 हजार रुपए में उसका घर चलता था। वही आज घर 70-80 हजार में चल रहा है। तो 20 साल में ये 10 गुना या 8 गुना हुआ। आने वाले 20 साल में ये 8-10 गुना होगा। इन्फ्लेशन इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन 7 to 8% है, राइट, और रहेगा बिकॉज हम डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो इन्फ्लेशन से ही हमारी ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है तो ग्रोथ साइमल्टेनियसली चलेगी, राइट। अगर मैं बात करूं ये रिटायरमेंट प्लानिंग की, तो मेरे पास मोटा मोटा 20 साल बाद 12 गुना पैसा होना चाहिए जो मेरा साल का खर्चा है। तो मेरा साल का खर्चा मान लो 1 करोड़ रुपए है, उसका 12 टाइम्स इज 12 करोड़। तो मुझे ये 20 साल में 12 करोड़ रुपए एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। अगर आज मेरा घर का खर्चा 10 लाख रुपए है तो क्यों 12 करोड़ रुपए? 12 करोड़ रुपए अगर 8% भी ब्याज देता है, 8%, तो वो होता है 96 लैक्स। ओके। सो ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए हो गया। तो 12 करोड़ रुपए का जो मेरा कॉर्पस है वो मुझे साल में 1 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट देगा, जिससे मेरी जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेन होगी। इसे हम इन्वेस्ट करेंगे SWP के माध्यम से, तो 12 करोड़ भी धीरे धीरे ग्रो होगा। तो हर 2-5 साल में मैं उसे रीसेट कर सकता हूं। अगर मैं आज 1 करोड़ रुपए ले रहा हूं, 5 साल बाद शायद 1 करोड़ रुपए कम पड़ेगा, तो मैं वहां से ज्यादा विड्रॉ कर सकता हूं। तो वो SWP करके कंसेप्ट होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। वो आपको हेल्प करता है रिटायरमेंट प्लानिंग में। सही है। मतलब आपने जो एग्जांपल समझाया, मैंने इस हिसाब से कभी सोचा नहीं था, तो सच में मेरे लिए एक आई ओपनिंग मोमेंट है आज। तो डेफिनेटली मैं सोचूंगा कि इसके ऊपर आज से क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। अब ये बताओ कि किसी ने स्टार्ट ही नहीं किया, आज उनकी एज लाइक 30 ईयर हो सकती है, 40 ईयर हो सकती है, 50 साल की उम्र में अगर वो सोच रहा है, वरना जो आज हमारे व्यूअर्स है, अगर उसको स्टार्ट करना है तो कैसे करे, वो आप समझाइए। स्टार्ट करना है कैसे करे? अब स्टार्ट करने में एज मैटर नहीं करता, इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। ओके। स्टार्ट करके इसे बंद नहीं करना। जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी आप स्टार्ट करोगे उसे आपने बंद नहीं करना, डिसिप्लिन में रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। इंपॉर्टेंट लेट या उसका नहीं है, जो भी रीजन से स्टार्ट नहीं किया होगा उनके अपने रीजंस होंगे, लेकिन अब आपको ये करना है कि आपको स्टार्ट करने के लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि रन रेट बढ़ी हुई है, जैसे हमने पहले बात करी, गलती नहीं करनी है। अब गलती क्या होगी कि मैं लेट हुआ, मुझे लगेगा मैं यार बहुत एग्रेसिव हो जाता हूं, और वहां शायद आप गलती करोगे। तो उसका रूल ऑफ थंब क्या है? रूल ऑफ थंब है 100 माइनस एज। सो एग्जाम्पल, आई एम 42, मेरा सेविंग नॉट इनकम, मेरा सेविंग मान लो 100 रुपए है, 42 रुपीज, 42% ऑफ माई सेविंग should be safe. 58% of my saving should be aggressive.
गलती क्या करूंगा एट द एज ऑफ 42 अगर मैंने स्टार्ट नहीं किया तो मैं 100% एग्रेसिव होने की कोशिश करूंगा। सो इन्वेस्टमेंट का रूल क्या है? गुजराती में बोलता हूं, नहीं कमाऊ ने तो चाल से, पण कमाएला मारे खोवा નથી. If I don't make money, that's okay. Reason being, if I lose 100 rupees, I'm not losing 100 rupees. अगर मेरे 100 रुपए कम हुए तो मेरे 100 रुपए कम नहीं हुए, मेरे 135 रुपए कम हुए. Because again, to get that 100 rupees back, I have to make 135 rupees. 35 rupees I pay as a tax to the government. Rest will be 100 rupees as in saving to me. So important is, I should not lose my money. So ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, बिकॉज वो 42% जो मेरा सेविंग है, अगर मुझे कोई जरूरत पड़ी उसे मैं निकाल सकता हूँ. 58% एग्रेसिव किया है जो मैंने, जहां पे भी डाला है. तो एग्रेसिव है तो इक्विटी होगा, इक्विटी है तो वॉलेटाइल है, वॉलेटिलिटी है और जरूरत पड़ी और बाजार गिरा हुआ है, आई मे लूज मनी. बट मेरे पास अगर सेविंग सेफ पैसा है, 42% ऑफ माई सेविंग इज सेफ, उसको मैं कभी भी विड्रॉ कर सकता हूं. वहां मेरा कोई रिस्क है ही नहीं. लेट है उसका प्रॉब्लम नहीं है, गलती नहीं करनी है. और रूल ऑफ थंब को फॉलो करना है 100 माइनस एज. तो अब कोई 50 साल का है, 50% ऑफ हिज सेविंग शुड बी सेफ, 50% ही कैन बी एग्रेसिव. ओके, तो रूल ऑफ थंब से हमेशा जाना है, चाहे आप लेट हैं चाहे आप जल्दी कर रहे हैं, यू हैव टू फॉलो दिस रूल. ये रूल बहुत प्रूवन है, इसमें कोई रिस्क नहीं है और इसमें यू विल क्रिएट वेल्थ. पर्पस जो भी हो, बच्चों का एजुकेशन हो या आपका रिटायरमेंट हो या XYZ पर्पस हो, लेकिन ये रूल को आपको फॉलो करना है. दूसरा, मुझे एज अ बिजनेस पर्सन ये जानना है कि कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लिया और अगर कोई हम रेंटल इनकम जनरेट करेंगे उनसे, तो वो हमारा रिटायरमेंट प्लान अच्छा बन सकता है. अगर सिक्योरिटी की बात करें तो ज्यादा सिक्योर मेथड कौन सी है इन्वेस्टमेंट के टर्म पे? और आजकल अब लोग सोना चांदी में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कूपर में भी कर रहे हैं. तो आपके हिसाब से अगर सिक्योरिटी को फर्स्ट रखना है तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो प्रायोरिटी देनी चाहिए हमेशा इन्वेस्टमेंट में, वो देनी चाहिए लिक्विडिटी को. ओके, लिक्विडिटी जो है ना, और इसको अदर वे राउंड देखते हैं. हम हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम हमेशा क्या चेज करते हैं? आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप किसी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसको सबसे पहला सवाल क्या पूछते हो? कि मैं इसको विड्रॉ कब कर पाऊं? नहीं, आप उसको ये सवाल पूछते हो क्या मिलेगा मुझे. ओके, मैंने शू रिटर्न मरसे, ओके, कितलू रिटर्न आवशे. विड्रॉ की बात तो आप लास्ट में करते हो. आप पहले पूछते हो शू रिटर्न मरसे. मैंने अगर आपको कुछ समझाया तो आप बोलोगे अच्छा कितलू मरसे. मैं आपको बता दूंगा बहुत ज्यादा, तो आपको डर लगने लगेगा. तो रिटर्न के बाद क्या आता है? सेफ्टी. राइट. आपको लगेगा इतना रिटर्न मिल रहा है, सेफ तो है. डाउट होने लगेगा कि बैंक मेरे को 7% दे रही है, दीपेश मेरे को इतना बोल रहा है, पता नहीं क्या है. तो सेफ्टी कंसर्न होंगे आपको. उसके बाद आप सोचोगे अच्छा ठीक है, मेरे को वापस चाहिए, तो लिक्विडिटी. मैं आपको एक बात बताता हूं इसमें, जैसे आपने प्रॉपर्टी की बात करी या आपने प्रीशियस मेटल्स की बात करी, गोल्ड सिल्वर पर्टिकुलर, ये सारे एसेट क्लास है, ये इंपॉर्टेंट है लाइफ में. बट आपने प्रॉपर्टी के साथ एक एंगल जोड़ा, रिटायरमेंट पे मुझे रेंटल इनकम चाहिए. मैं 100% बोलूंगा कि वो कभी मत करना. रीजन बीइंग, अगर से अहमदाबाद की मैं बात करता हूं तो रेंटल यील्ड इज नॉट मोर देन 4-5-6%. राइट. 4-5-6% से ज्यादा नहीं है. दूसरा, डाई विद जीरो का कंसेप्ट है. मैं पार्शियल वे में प्रॉपर्टी बेच सकता हूं? नहीं बेच सकता. कल को मेरी जरूरत पड़ी, मेरे कहने पे प्रॉपर्टी बिकेगी? नहीं बिकेगी. लिक्विडिटी है? नहीं है. सो कमिंग बैक टू पॉइंट, व्हेन यू चेज रिटर्न्स, you will be compromising on safety. In turn, you will be compromising on liquidity. What investment suggests always? You always chase liquidity, liquidity and liquidity. The investment which is liquid, in turn it is safe. वो safe है. आज बटन दबा के पैसा मिल रहा है तो सेफ्टी एंगल एस्पेक्ट है वहां पे. Yes. Time will come when returns will chase liquidity.
उस टाइम पे आपको क्या दिखाना है? आपके पास कैश मतलब पैसा होना चाहिए, करेज होना चाहिए एंड कन्विक्शन होना चाहिए। होता क्या है, पैसा होता है तो आदमी डरा हुआ होता है। कोविड में पैसा था लोगों के पास, 5% पे फिक्स डिपॉजिट किया, अपॉर्चुनिटी थी मार्केट में। क्यों? क्योंकि करेज नहीं था, हिम्मत नहीं थी। तो कैश है, करेज नहीं है। करेज वो दिखा रहा था जिसके पास पैसा नहीं था। अरे यार मैं ले लेता होता, मैंने ये ले लिया होता, मैंने ये शेयर खरीद लिए होते, इतने बढ़ गए, इतना हो गया। उसके पास पैसा नहीं था, पैसा होता तो वो भी एफडी करता। टाइम ऐसा भी आता है जब पैसा भी है, हिम्मत भी है, लेकिन कन्विक्शन नहीं है। अभी बाजार गिरा था, अभी अपॉर्चुनिटी थी, पर पता नहीं था कि ये हमारी ट्रेड डील होगी नहीं होगी, क्या होगा, कन्विक्शन नहीं था, है ना। क्योंकि हमने इतना वॉलेटाइल फेज देखा लास्ट 1-1.5 साल में, तो समझ नहीं आ रहा था। तो तीनों चीज एक साथ होना भी बहुत जरूरी है, कैश, करेज एंड कन्विक्शन। रेंटल यील्ड्स की जहां तक बात है, प्रॉपर्टी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इसलिए अच्छा नहीं है कि आपकी लिक्विडिटी नहीं है वहां पे। आपके टाइम से प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। अगर कोई इमरजेंसी है, हायर से एज पे ये हो सकता है पॉसिबली, और प्लानिंग आपको इस तरह से करना है कि पैसा आपके बटन दबाने पे आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट है SWP करें आप म्यूचुअल फंड्स में, जो आपको एक फिक्स रिटर्न दे रहा है हर महीने इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट। प्लस जितना पैसा जब भी जरूरत है, पार्शियल, फुल, एज मच एज यू वांट, आप विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो आपकी जरूरत, आपका मान लो कॉर्पस 12 करोड़ रुपए का है और आपकी जरूरत 1 करोड़ रुपए की है, कोई मेडिकल इमरजेंसी, ऐसा हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप 12 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नहीं बेच पाओगे 1 करोड़ रुपए के लिए, या बेचना नहीं चाहोगे, या बिकेगी नहीं। लेकिन यहां पे आपने आज बोला, परसों आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। सो आपको इन्वेस्टमेंट ऐसा करना है कि आपके कहने पे या आपके रिक्वायरमेंट पे वो आपको जरूरत पे काम आए। राइट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक टर्म इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस है, उसका कॉम्बिनेशन रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ कितना इंपॉर्टेंट है? लाइक मेरा एक कंफ्यूजन है कि दोनों को अलग देखना चाहिए, एक पोर्टफोलियो में डाल के चलना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस को हम बोलते हैं प्योर रिस्क। प्योर रिस्क का मतलब है कि जहां पे आपको कुछ वापस नहीं मिलेगा और जो पैसा आपने भरा वो गया। हेल्थ इंश्योरेंस में भी सेम सिचुएशन है, और रिटायरमेंट प्लानिंग। तो हम यहाँ तीनों एस्पेक्ट की बात करते हैं। अगर मैं इंश्योरेंस को, पर्टिकुलरली लाइफ इंश्योरेंस को सेविंग के साथ क्लब करूंगा, तो ना ही मुझे इन्वेस्टमेंट जो मैं कर रहा हूं उसका कोई रिटर्न खास मिलेगा, और ना ही मुझे सब्सटेंशियल इंश्योरेंस मिलेगा। ओके, राइट। अब इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट मेरी कितनी है वो मैं आपको समझाता हूं। कि अगर मेरी आज, जैसे मैंने आपको एज बताया 42 है, और मेरे 2 बच्चे हैं, एक की एज है 12 साल, एक की एज है 7 साल, मेरी जो इंश्योरेंस की नीड है दैट इज अप टू द एज ऑफ, say, or rather next 23 years, up to the age of 30 of my last kid। 30 साल का जब तक बच्चा नहीं होता तब तक आपकी इंश्योरेंस की नीड हमेशा रहेगी। क्यों 30 साल? एक्चुअली तो 25 पे खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन 5 इयर्स हम बफर ले रहे हैं। बच्चे की एज 25 साल नहीं होती या 30 साल नहीं होती, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है, उसके एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी शादी तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बच्चा 25-30 साल का नहीं होता, फादर का इंश्योरेंस या ब्रेड विनर का इंश्योरेंस मैक्सिमम होना चाहिए। क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्चों की लाइफस्टाइल, मेरी फैमिली की लाइफस्टाइल, मेरी वाइफ की लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है। अब प्रोटेक्ट कितना करना है? जो भी मेरी इनकम है, मान लो मेरे साल की इनकम 10 लाख रुपए है, तो मेरे पास इंश्योरेंस कवरेज कम से कम 1 करोड़ 20 लाख रुपए का होना चाहिए। मतलब 12 गुना इंश्योरेंस होना चाहिए। क्यों 12 गुना होना चाहिए? कि मेरी फैमिली को और कोई इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं आएगा। आज आप अपनी वाइफ को पैसा दोगे, वो 2 ही काम करेंगे, या तो गोल्ड खरीदेंगे या बैंक में फिक्स डिपॉजिट करेंगे, है ना। तो हम ऐसा मानते हैं कि अगर मैं नहीं रहा और उसको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा तो वो गोल्ड नहीं खरीदने वाली, वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट ही करेगी।
अगर मेरी वाइफ 1,20,00,000 का फिक्स डिपॉजिट करेगी तो साल का उसको 9,60,000 ब्याज का मिलेगा। मैं कितना कमा रहा था? 10 लाख रुपए, उतना उतना उसको पैसा मिल गया। सो मुझे सबसाइड करना है मेरे रिस्क को। मेरे नहीं रहने से दो लॉस होने वाले हैं फैमिली को, एक है इमोशनल और एक है फाइनेंशियल। इमोशनल लॉस अनमोल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आप वैल्यू आंक नहीं सकते, है ना। यू कांट कम टू एन कंक्लूजन या वैल्यूएशन की इतनी वैल्यू है इमोशन, राइट। जो फाइनेंशियल लॉस है उसकी वैल्यू है, उसका आप प्लान कर सकते हो। उसका सिंपल प्लान है, आपके पास 12 गुना कवरेज होना चाहिए। अब जब आप इन्वेस्टमेंट के साथ उसको मर्ज करोगे तो आपका पर लाख जो प्रीमियम है वो है 5,000 रुपीज ऑन एन एवरेज। तो 1,20,00,000 का कवरेज की पॉलिसी लेने के लिए आपको 6 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। मैं कमा कितना रहा हूं? 10 लाख रुपए। क्या मैं 6 लाख भर सकता हूं? नहीं। एट द एज ऑफ 42 मुझे 1,20,00,000 का इंश्योरेंस लेना है, उसकी कॉस्ट है सिर्फ 30,000 रुपए। मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूं, मैं 30,000 भर सकता हूं? भर सकता हूं। मैं 6 लाख नहीं भर सकता। सो आपको कंबाइन नहीं करना है। कंबाइन करके आप गलती क्या करते हो? आप सोचते हो यार मैं कितना भर सकता हूं, 10 लाख कमा रहा हूं तो मैं 1 लाख रुपए भर सकता हूं या 2 लाख रुपए भर सकता हूं। तो 1 लाख रुपए में मेरा कवरेज वुड बी ऑफ 20 lakhs। मुझे कुछ हो गया, 20 लाख रुपए मेरी वाइफ को मिलेगा, वो 20 लाख रुपए का कोई काम नहीं है, क्योंकि उसका 20 लाख रुपए का इंटरेस्ट इज ओनली 1.5 लाख रुपए साल का। तो मेरा इनकम रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। पर 1,20,00,000 का जो मैंने कवरेज लिया है, अगर कुछ हो गया तो मैंने मेरे रिस्क को सबसाइड कर दिया। उसकी कॉस्ट सिर्फ 25-30 हजार रुपए है। तो इंश्योरेंस की जहां तक बात है, आपको प्योर इंश्योरेंस लेना है, आपको मेडिक्लेम भी सब्सटेंशियल लेना है। रीजन बीइंग कि आपने जो भी सेविंग की है, मेडिकल कॉस्ट जिस तरह से बढ़ रही है और कुछ हुआ, अगर बीमार हुए, आपको पता नहीं कितना खर्चा होगा। लेकिन अच्छी बात यह हो गई है मेडिक्लेम में कि अभी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिसे हम सुपर टॉप अप्स वगैरह कहते हैं। तो आपकी एक बेस पॉलिसी होगी जिसका प्रीमियम होगा, और उस पर आप सुपर टॉप अप लेंगे जिसका बहुत मिनिमम प्रीमियम होगा, जिससे आप अपने आप को सब्सटेंशियली कवर कर सकते हैं। ओके। सो मेडिक्लेम जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस में भी आपको प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना है, प्रोटेक्शन जिसे बोलते हैं। प्लस जो भी आपको सेविंग करनी है फॉर योर रिटायरमेंट, मेरा ऐसा मानना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसके लिए म्यूचुअल फंड करना चाहिए। आपको डायरेक्ट स्टॉक समझ में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका वो कोर काम नहीं है तो आपको म्यूचुअल फंड रूट से वो कॉर्पस बिल्ड करना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं और बीच में कोविड जैसी कोई सिचुएशन आ गई है, तो उस मोमेंट पे लाइक कोविड का टाइम ऑलमोस्ट 2 साल चला था। बहुत लोगों के बिजनेस 2 साल तक नहीं चले थे, मार्केट बंद था। कई लोगों के लिए कोविड ब्लेसिंग भी था। अब जैसे ग्लोबल सिचुएशन है, हमको पता नहीं है कि आगे क्या हो सकता है। इस केस में अगर मैं फिक्स अमाउंट लाइक 30% मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो ऐसे रिस्क अगर आ रहे हैं फ्यूचर में, तो उसको कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, या फिर उस टाइम में हमारी सोच क्या होनी चाहिए, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं? सी, कोविड वाला जो टाइम था ना, वो बहुत एक्सेप्शन टाइम था। वो शायद 100 साल में एक बार होता है, राइट। लेकिन आपकी बात सही है, जब मैं फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा हूं तो मुझे उस चीज को भी ध्यान रखना है। मैंने आपको एक बात बोली, 100 - एज। यस। अगर 100 - एज वाला फिनोमिना आप फॉलो करते हैं, आपको किसी रिस्क से डरने की जरूरत नहीं है। उल्टा आप उस टाइम को अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर सकते हैं। ओके। क्योंकि 100 - एज में मान लो मैं 42 का हूं और मेरे 42% सेविंग सेव कर रहा हूं और बाजार खराब हुआ और मेरे को कोई जरूरत नहीं है, तो जो सेफ वाली जो मेरी सेविंग्स हैं उसको मैं एग्रेसिव में कन्वर्ट कर सकता हूं अगर बाजार में अपॉर्चुनिटी है तो। उस टाइम पे आपका एडवाइजर या आपको जो भी सलाह दे रहा है, उसकी सलाह को आप फॉलो करें। बिकॉज मार्केट है, खराब हुआ, हमने देखा मार्केट खराब हुआ, रिकवर भी उतने फास्ट हुआ। और जिसने उस टाइम पे पैसा लगाया, 2 ही सिचुएशन थी आपके पास, या आप डरो या आप इन्वेस्ट करो। जो डरे
और जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनकी स्टोरी आपके सामने है। मार्केट में तेजी मंदी आएगी, ये साइक्लिकल है। तेजी मतलब क्या और मंदी मतलब क्या, अगर हम उसे समझें, बुल क्या बेर क्या। तेजी मतलब आप और मैं खर्चा कर रहे हैं, गाड़ियां बिक रही हैं, घर बिक रहे हैं, है ना। मंदी मतलब आप और मैं खर्चा नहीं कर रहे हैं। ये साइकिल है, ये कभी तेजी भी आएगी, कभी मंदी भी आएगी। मैं बोलता हूं कोविड वाला जो टाइम था ना, वो थोड़ा टफ था, इन सबसे टफ था। क्यों? क्योंकि मंदी है अगर, और आप और मैं खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो भी हम क्या कर रहे हैं, काम पे तो आ रहे हैं। मंदी है, डाउनटर्न है मार्केट में, आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। बिकॉज लास्ट ईयर का टारगेट, आप ये सोचेंगे ना कि लास्ट ईयर मैंने 100 किया था, मंदी है एटलीस्ट 100 तो करूं, 15% की ग्रोथ नहीं होगी तो चलेगा, पर जो किया था उतने पे तो क्लोज करूं तो नेक्स्ट ईयर मैं ग्रो कर पाऊंगा। राइट। कोविड की टाइम जो सिचुएशन थी वो इसलिए टफ थी कि मंदी है पर आप काम पे नहीं आ सकते। लॉकडाउन्स हैं, लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर वो टाइम भी इतना अच्छा रिकवर हुआ, जिसमें लोगों ने काम नहीं किया फिर भी रिकवरी फास्ट हुई, जैसे काम शुरू हुआ, डिमांड एवरीथिंग ठीक होता गया, तो मंदी आती है अगर, डाउनटर्न है जो भी रीजन से, कोविड जैसी सिचुएशन नहीं बनेगी लेकिन और कोई रीजन से वो सिचुएशन बनी, तो आप और मैं ज्यादा काम करने वाले। तो मंदी को एज अ अपॉर्चुनिटी आपको देखना है कि घर बैठने के बावजूद कोविड में मार्केट्स खराब हुए, रिकवर हुए, ये तो लोग काम पे आ रहे हैं और एग्रेसिव काम कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी बड़ी है। ओके। सो आपको वो अपॉर्चुनिटी को एनालिसिस करके वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, वो अपॉर्चुनिटी को एक्चुअल रियल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, टू मल्टीप्लाई। ओके। अभी कोविड की बात चली रही है तो मुझे एक चीज जाननी थी कि कोविड के बाद लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी शायद बहुत बढ़ गई है। तो मुझे जानना है कि क्या लोगों के पास सच में पैसा है इसलिए बढ़ा है कि वो लोन लेके अभी सब कुछ चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि लोग कितना अभी होल्ड कर रहे हैं, आप इस फील्ड से हो तो। दूसरा मुझे ये भी जानना है कि कोविड के बाद कितनी अवेयरनेस बढ़ी है जो लोग म्यूचुअल फंड में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, तो वो दोनों सिनारियो थोड़ा आप मुझे समझाइए। जो पहला आपका क्वेश्चन है वो मैं बोलूंगा लोगों की स्पेंडिंग बड़ी है, लोगों की इनकम भी बड़ी है। हमारी पर कैपिटा इनकम इज क्लोज टू नाउ $3,000। तो इनकम बढ़ेगी तो आपके खर्चे भी, ऑफ कोर्स आपकी लाइफस्टाइल अपग्रेड होगी। सरकार ने भी बहुत अच्छा एक स्टेप लिया जिसमें जीएसटी कट किया ऑन काफी चीजें, कंज्यूमर आपने देखा ही होगा, ऑटो मोबाइल पे काफी फायदा हुआ, गाड़ियां बहुत बिकी, न्यूज़पेपर हम पढ़ते रहते हैं। लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी भी बड़ी है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली एक जो हायर सेगमेंट है, हायर मिडिल क्लास या HNI जो हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, उनके पास तो पैसा था ही। वहां पे लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ कि यार खर्चा करो, एक्सपेंस करो। दुनिया किसने देखी है, टाइम किसने देखा है, कोविड जैसा टाइम भी आएगा, क्या करोगे पैसे का। तो वो लोगों का माइंड शिफ्ट हुआ है। देखा देखी भी है, एक दूसरे को आदमी देख रहा है, एक सोसाइटी में एक वो कल्चर बन रहा है कि उसके पास वो है तो मेरे पास वो, एक ठीक है, इट इज गुड फॉर इकोनॉमी। हम उसको पॉजिटिव वे में अगर देखें तो वो क्या है, आपकी स्पेंडिंग बढ़ा रहा है। अब जब आपकी स्पेंडिंग बढ़ रही है मतलब इट इज गुड फॉर इकोनॉमी। आप किसी भी चीज का सामान, मतलब कोई भी कंपनी का सामान खरीद रहे हैं तो अल्टीमेटली तो वो कंपनी कहीं ना कहीं लिस्टेड है। अभी हम ये जैसे ये स्टूडियो में हैं तो आपका एयर कंडीशन की कंपनी से लेके आपकी लाइटनिंग कंपनी, एवरीथिंग इज लिस्टेड। आपकी नीड बढ़ेगी, जैसे जैसे आप एक्सपेंस करोगे, ये सारी कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आने हैं। और स्टॉक मार्केट तो इसी से चलना है। तो स्पेंडिंग इज इक्वल टू इक्विटी मार्केट का कंसेप्ट है, जहां पे आपकी जितनी ज्यादा स्पेंडिंग होगी उतना मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। अगर हम यूएस देखें तो यूएस को आज भी बोलते हैं कंजम्पशन इकोनॉमी है। क्यों कंजम्पशन इकोनॉमी? वहां के लोग पैसा खर्चते हैं और वहां की इकोनॉमी हम देख ही रहे हैं।
आज हम 4.2 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप बोलो या हमारा जीडीपी साइज 4 ट्रिलियन का बोलो, आज वहां की मार्केट कैप इज मोर देन 60 ट्रिलियन एंड वहां का जीडीपी साइज इज क्लोज टू 27-28 ट्रिलियन डॉलर। क्योंकि स्पेंडिंग इकोनॉमी, लोग खर्चा करते हैं। तो वो मेरे हिसाब से आई बिलीव कि बहुत अच्छी बात है, और सरकार भी इस बारे में सोच रही है, गवर्नमेंट भी उस पर आपको इंसेंटिव दे रही है जीएसटी कट करके। कोविड के बाद पर्टिकुलरली लोगों ने, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, उनको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिला। अब ये भी वर्ड टू माउथ वाली बात है, तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो लोगों को बताते हैं, या जिन्होंने नहीं भी किया उन्होंने फेंस पे खड़े होकर देखा जरूर है कि रिलायंस 500 रुपए में बिक रहा था, आज वही 3000 रुपए है, या एसबीआई 150 रुपए था, आज वो 1200 रुपए हो गया। तो लोगों ने ये जरूर नोटिस किया है कि यार, मैं जिसने इन्वेस्ट किया वो तो उसका रिवॉर्ड का बेनिफिट ले रहा है, पर जिसने नहीं किया वो रिग्रेट कर रहा है, राइट। तो वो लोग पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। और साथ साथ गवर्नमेंट ने भी क्या रेट कट्स किए हैं, तो आपका ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टमेंट था, बैंक डिपॉजिट्स एंड ऑल, वो कम हो गया। तो पैसा मेजरली अब म्यूचुअल फंड या इक्विटी के थ्रू रूट हो रहा है। नाउ जैसे लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ी है, तो आप मुझे ये बताइए कि लास्ट 5 साल में आपके कस्टमर में आपने देखा हो तो कि ऐसी 2 या 3 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो रिपीटेड बेसिस में अभी हो रही है, जो नहीं करनी चाहिए, या फिर उस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हैं? तो आप क्या देख रहे हो अभी? जहां तक बात है गलतियों की, मैं उसे गलतियां नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जो यंगस्टर्स हैं, पर्टिकुलरली हम उसको जेनजी का नाम दे रहे हैं, वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि उन बच्चों को, उन लोगों को, वो पर्टिकुलर सेगमेंट को फाइनेंशियल लिटरेसी थोड़ा सा गाइड करने की जरूरत है। ओके। रीजन बीइंग कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंशियल लिटरेसी का कोई सब्जेक्ट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो एज अ सब्जेक्ट हमें कभी पढ़ाया नहीं गया। जैसे जब भी आपने एजुकेशन आपका किया, ग्रेजुएशन किया होगा या स्कूल में होगे, मनी एज अ सब्जेक्ट कभी नहीं था। डेवलप कंट्रीज में वो सिखाया जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। अगर वॉरेन बुफे को आप सुनेंगे तो उन्होंने कहा था कि उनका पहला शेयर उन्होंने व्हेन ही वाज 14 ही बॉट हिज फर्स्ट शेयर एंड ही स्टिल रिग्रेट कि वो लेट थे। तो आप सोचो कि एजुकेशन ऑन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन व्हेन यंगस्टर्स आर स्टार्टिंग देयर कैरियर और स्टार्टेड मनी मेकिंग वाले फेज में आते हैं, तो उनको ये एजुकेट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज आगे अगर सेव नहीं किया उन्होंने तो लाइफ विल बी टफ। रीजन बीइंग कि महंगाई है और लाइफस्टाइल, पर्टिकुलरली ये नई जनरेशन की लाइफस्टाइल अलग है ना, और होनी भी चाहिए। स्पेंडिंग अगर स्पेंड नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी भी नहीं बढ़ने वाली, राइट, विच इज गुड ओनली, बट कुछ पोर्शन उनको सेव करना चाहिए। तो एक जो मुझे लगता है कि गलती नहीं, लेकिन एक ये एजुकेशन साइड पे, फाइनेंशियल एजुकेशन साइड पे हमें कुछ करना चाहिए, जहां पे यंगस्टर्स को गाइड करें हाउ टू सेव एंड हाउ टू मल्टीप्लाई, एंड द बेनिफिट विद देम इज दे हैव टाइम। सो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, जितना लंबा आप अमाउंट भी कम इन्वेस्ट करेंगे ना, लेकिन आप उसको लंबा रखेंगे तो वो कंपाउंड होगा। सो कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। One who understands it get the benefit out of it. One who doesn't pay for it. So हमें उसे समझ के उसका बेनिफिट लेना है। तो यंगस्टर्स के केस में उन्हें गाइड करना है। आजकल एक नया एक फैंसी वर्ड चल रहा है, रिटायर्ड एट 40-45। सो क्या सही में इंडिया में पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है, पर प्रोवाइडेड आपने इन्वेस्टमेंट जो किया वो क्या एज से स्टार्ट किया और वो इन्वेस्टमेंट को कितना एग्रेसिव रखा। दूसरा, एट द एज ऑफ 40 और 45 आपको ये ध्यान रखना है जरूर, आपके बच्चे तब छोटे होंगे, है ना, स्कूल में ही होंगे मोस्टली। मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए। आप ये चीज से उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि मैंने इतना अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग किया, या मैंने जो भी काम किया वो इतना अच्छा किया कि आई कैन थिंक ऑफ दैट आई एम रिटायरिंग एट 40-45। सो आज मैं 42 का हूं, मैं सोच सकता हूं कि मुझे रिटायर होना है,
पर मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि मेरे बच्चे क्या सोचेंगे कि पापा के पास कुछ काम नहीं है। सही बात है। तो क्या मुझे पहले उनको एजुकेट करना चाहिए कि बच्चों, मेरे पास काम तो बहुत था, मैंने मेरी लाइफ में जो भी सक्सेस का जो भी डेफिनेशन है वो अचीव कर लिया, और मेरा ये फाइनेंशियल प्लान है, लेकिन क्या मैं एक्सपेक्ट करता हूं बच्चों से कि वो चीज वो समझेंगे? वो इसलिए नहीं समझेंगे, मेरा ऐसा मानना है, जैसे मेरी डॉटर है, शी वुड बी इन क्लास 10, तो क्या वो इस बात समझेगी कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? मुझे उसको समझाना पड़ेगा। तो एक जो रीजन है जिसमें डर लगता है वो यही कि मैसेज क्या दे रहा हूं मैं मेरी नेक्स्ट जनरेशन को। अगर वो समझ रहे हैं, इसे एट द एज ऑफ 50 में कर सकता हूं कि उनकी समझ होगी। आफ्टर 10 years शी विल बी एट द एज कि जहां पे उसकी मनी को लेकर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो एट द एज ऑफ 50 में उसको समझा सकता हूं। मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए, इसलिए रिटायरमेंट एट 40-45 इज कंप्लीटली पॉसिबल। आप 100% कर सकते हैं। पर्सनल लेवल पे बात करूं तो इफ यू से कि कल से मुझे काम नहीं करना है, मेरे लिए पॉसिबल है। मैंने वो मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग किया है, राइट। प्रैक्टिकल वे से बात करूं तो ये एक जो डर मैंने आपको बताया वो, और दूसरा लगता है कि करूंगा क्या। सो फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज अचीव, यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यू हैव टू थिंक एज पर योर आपका क्या फैमिली स्ट्रक्चर है, आप क्या सोच रहे हैं, वो सारी चीजें आपको सोचनी है। पर यस, व्हाट यू आर आस्किंग फॉर यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ, इसको हम बोलते हैं फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। तो इंडिपेंडेंट है आप और आप जल्दी रिटायर हो गए, तो आप अपना मनमौजी काम कर सकते हैं। ग्रेट, आपने बहुत डीप में समझाया कि इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है और क्या एक डर रहता है किसी भी आदमी का। मैंने सच में बताऊं तो इस एंगल से नहीं सोचा था, तो आज मेरे लिए ये सेशन बहुत ही आई ओपनिंग है। बहुत कुछ सारी चीजें हैं जो आपने बहुत डेप्थ के साथ समझाई, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेट्स प्ले वन रैपिड फायर राउंड प्लीज। वन मनी हैबिट दैट चेंज योर लाइफ। इनिशियल रेस से मैंने एक चीज सोची थी कि सेविंग करूंगा। मेरा बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, तो पैसे थे नहीं। तो एक जो हैबिट बनाई थी वो था इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस, और वो मैं आज तक फॉलो करता हूं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग, जो बच गया वो बचा लूंगा। मेरा जो वेल्थ क्रिएशन का जो फंडा था या वेल्थ क्रिएशन मैं कर पाया, द एस्पेक्ट वाज इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस। पहले इतना पैसा बचा लूंगा, जो बचा वो खर्चा करूंगा। सो अगर वो आप कर पाते हैं, डिफिकल्ट है बोलना, बहुत इजी लग रहा है, अगर वो आप कर पाते हैं तो रिटायरमेंट जो हम बात कर रहे थे 40-45 इज इजीली डूएबल। आप किसी भी लेवल पे शुरू करें, एट द एज ऑफ 25 आप जो भी लेवल पे आप शुरू करते हैं आपका बिजनेस या जॉब, लेकिन अगर ये एस्पेक्ट से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस, आप 40-45 पे इजीली रिटायर हो सकते हैं। Okay, that's great. Now tell me one of the biggest myth that you have ever heard about pension. मिथ तो नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हम ये सोचते थे कि पेंशन सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है कॉल एनपीएस, दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम। तो आज पेंशन स्कीम इज अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरीवन। द ओनली थिंग व्हाट यू नीड इज यू हैव टू इन्वेस्ट। गवर्नमेंट आपको उसमें टैक्स बेनिफिट्स भी दे रही है। पहले इक्विटी पार्टिसिपेशन नहीं था, अब इक्विटी पार्टिसिपेशन दे रही है। बीमार हुए तो आपको विड्रॉल का ऑप्शन दे रही है। मैच्योरिटी पे आपको टैक्स फ्री ऑप्शन दे रही है कुछ पोर्शन। तो मिथ ये था कि पेंशन सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती है, लेकिन रियलिटी ये है कि एनपीएस के साथ एवरीबडी कैन अवेल दैट पेंशन का बेनिफिट। एंड वो गवर्नमेंट स्कीम ही है, वो गवर्नमेंट ही रन करती है। इसे पीएफआरडीए कंट्रोल करता है, दैट इज पेंशन का एक रेगुलेटर है जो ये एनपीएस को गवर्न कर रहा है। ओके, अगर आज की जनरेशन जो 25 एज की है, अगर उनको आप एक एडवाइस देना चाहो तो क्या दोगे? मैं ये कहूंगा कि डोंट वेट फॉर टुमारो। द बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट वाज येस्टरडे। नाउ येस्टरडे इज गॉन। द बेस्ट टाइम इज नाउ। So don't wait for tomorrow. Invest now. Start your journey with small, whatever you have. चाहे छोटा,
but you will see the difference when that compound, and you will regret also कि मैंने छोटा क्यों किया. But it's not about regret. Start now. Make a discipline. Come to that discipline, and you will enjoy that discipline when you are, say, after 10, 15, 20 years. But start today is my advice to youngsters. ओके, Or rather start now. आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन अगेन सब्जेक्टिव है, लेकिन मैं मेरी डेफिनेशन बताऊंगा. मुझे जब काम करना है मैं काम करूं, मुझे काम नहीं करना है मैं नहीं करूं. लेकिन वो काम नहीं करूं और काम करूं का डिफरेंस जो है वो है डिसिप्लिन का. तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते है ना कि आज चलो आज मैं काम करूंगा, आज मैं काम नहीं करूंगा. मेरा फाइनेंशियल डिसिप्लिन या फाइनेंशियल फ्रीडम का डिसिप्लिन ये है कि मैं ये सोचता हूं कि आई कैन स्टार्ट लेट एंड आई कैन एंड अप अर्ली. स्टार्ट लेट तो मैं मेरे लिए खुद के लिए जो मेहनत करनी है, जो सुबह पसीना बहाना है, एक्सरसाइज करनी है, वो सुबह का टाइम मेरा टाइम हो जाए. और फिनिश अर्ली का है कि ये शाम को मैं मेरा दिन जल्दी खत्म कर दूं और मैं फैमिली के साथ वो टाइम बिताऊं. ओके, तो वो मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम है कि मुझे सुबह भी मेरा टाइम मिल रहा है और शाम को भी मेरा टाइम मिल रहा है. राइट. बाकी ड्यूरिंग द डे मैं डिसिप्लिन हूं बिकॉज मैं एक बिजनेसमैन हूं, बिजनेस कर रहा हूं. बट हाँ, सुबह का मेरा अर्ली मॉर्निंग मेरे लिए है, मैं भागा दौड़ नहीं कर रहा. और शाम का टाइम मेरी फैमिली के लिए, जहां पे मैं एक उनके साथ अपनी जिंदगी मतलब जी रहा हूं. ओके. अभी जो क्वेश्चन है थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, प्लीज अगर आप आंसर देना चाहो तो. अभी तक का लाइफ का कोई ऐसा एक इन्वेस्टमेंट जो आप आज भी देखते हो ना तो आपको लगता है ये मेरा सही डिसीजन था? सो मैंने जैसा आपको बताया, मैंने बहुत जल्दी काम करना शुरू कर दिया था. पर 2001 में मैंने एक SIP शुरू करी थी 2000 रुपए की. अच्छा. और उस टाइम पे सिस्टम ऐसा नहीं था कि आप 100 साल की SIP रजिस्टर कर सकते हो या 20 साल की SIP रजिस्टर कर सकते हो. उस टाइम पे आपको हर 3-5 साल में वो SIP को रिन्यू करना पड़ता था. आपके घर पे कुरियर आता था, आपको साइन करके वापस वो रिन्यू करना पड़ता था. तो मुझे आज लगता है कि वो 2000 रुपए की जो SIP मैंने करी और आज उसको 25-26 साल, तब पैसे भी नहीं थे. आज मैं वो इन्वेस्टमेंट को देखता हूं और उसकी वैल्यू देखता हूं. मुझे लगता है ये मेरा बेस्ट डिसीजन था और वहां से मेरा कॉन्फिडेंस चेंज हो जाता है. अगर कोई यंगस्टर है, कोई भी है, मैं उनको ये स्टेटमेंट दिखा सकता हूं या मैं उनको ये स्टेटमेंट दिखाता हूं टू जस्ट टू मोटिवेट कि स्टार्टिंग अर्ली एंड मेक इट अ हैबिट ऑफ इन्वेस्टिंग दैट मनी एवरी मंथ एंड होल्डिंग इट फॉर नेक्स्ट 20-25 ईयर्स, वो क्या वंडर क्रिएट करता है, यू कांट बिलीव. आपने जैसे बताया कि आप चाहो तो कल भी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो अपना. तो अगर आप कल रिटायरमेंट लेते हो तो अगर उसमें आपको कोई एक्टिविटी करनी हो तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? एक्टिविटी तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं थोड़ा सा रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग का शौकीन हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं सुबह थोड़ा टाइम खुद के लिए जो इन्वेस्ट करता हूँ वो शायद मैं उसको बढ़ा दूंगा, क्योंकि अगर मुझे थकान लगी भी तो मेरे पास दोपहर में है टाइम है उसको कोप अप करने का, मतलब मैं आराम कर सकता हूँ. उसके अलावा मुझे नहीं लगता मैं कोई एक्टिविटी एज सच मतलब सोचा नहीं है, टू बी फ्रैंक. बट देन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं वो बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ. रनिंग करना, साइकिलिंग करना, कभी कभी जिमिंग करना, स्विमिंग करना. तो मुझे लगता है कि अगर मैं रिटायर हुआ भी तो मैं यही करूंगा, शायद सुबह शाम 2 बार करूंगा फिर. दूसरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि अगर आप ये एज अ फंड एडवाइजर काम नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? ये कभी मैंने सोचा नहीं है कि क्या कर रहा होता. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कर तो सेल्स का काम ही रहा होता. मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकता. तो मैं कुछ ना कुछ बेच ही रहा होता, मतलब कुछ ना कुछ सेल्स का काम कर रहा होता. अगर फंड एडवाइजर नहीं होता, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं होता, तो मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है. तो मैं शायद कुछ ना कुछ सेल्स में कुछ काम कर रहा होता. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन. आज के जमाने में एक ओवर हाइप फाइनेंशियल एडवाइस आपको क्या लगती है? ओवर हाइप नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि
लोग शॉर्टकट्स में बिलीव करने लगे हैं। एग्जाम्पल दूंगा आपको, लाइक क्रिप्टो या फ्यूचर एंड ऑप्शन, हमें पता भी नहीं वो क्या है, और उसमें इतना फास्ट मूवमेंट है कि आपकी कैपिटल कब खत्म हो जाएगी आपको नहीं पता चलेगा। सो मेरा एक पर्सनल एडवाइस है कि इस सब चीजों से दूर रहें। मनी मेकिंग इज नॉट शॉर्टकट। आप शॉर्टकट से आप पैसा नहीं बना सकते। लगता है हमें किसी का सुन के या देख के, बट रियलिटी हमें पता नहीं है। सो एक बहुत बड़ा ब्रोकर है जिन्होंने रिपोर्ट अनाउंस की थी कि आउट ऑफ देयर 1000 सैंपलिंग किया, आउट ऑफ देयर 1000 इन्वेस्टर्स 991, दैट इज 99% पीपल आर मेकिंग लॉस इन दिस काइंड ऑफ स्कीम्स। सो मेरा एडवाइस ये है कि ये सब चीजों से आप दूर रहें। वेल्थ क्रिएशन जो है वो लॉन्ग टर्म जर्नी है, कंपाउंड होने का टाइम दें। सबसे इंपॉर्टेंट, ईयर मार्क योर इन्वेस्टमेंट्स। सो जैसे मैंने बताया, प्रायोरिटी क्या है, योर चाइल्ड एजुकेशन एंड देयर मैरिज एंड योर रिटायरमेंट। वॉट एवर इन्वेस्टमेंट यू आर डूइंग, उसको ईयर मार्क कर दो कि ये मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए, ये मेरे बच्चे की शादी के लिए, ये मेरे रिटायरमेंट के लिए है। सो इन बिटवीन आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, और डिस्टर्ब नहीं करोगे ना, वो कंपाउंड होगा। जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। सो एडवाइस मेरी ये है कि आपको होल्ड करना है इन्वेस्टमेंट को, और उसको ईयर मार्क करना है। ईयर मार्क करोगे तो डिस्टर्ब नहीं करोगे। वो बहुत अच्छा एक मैसेज था कि फादर बार बार चेक कर रहे हैं कि कितना रिटर्न आया, और इन्वेस्ट किया था बच्चे के एजुकेशन के लिए। तो बच्चा आके बोलता है फादर को कि पापा आप क्यों बार बार चेक कर रहे हो, मेरा ग्रेजुएशन तो अभी और 8 साल बाद है, अभी चेक करके कोई फायदा नहीं, उसको छोड़ दो। सो कहने का मतलब, आपने ईयर मार्क किया है तो उसको वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्ट से उसको रखें और उसको भूल जाएं। आपने जो भी प्लानिंग की होगी, जो भी फंड्स लिए होंगे, जहां पे भी इन्वेस्ट किया होगा, वो वहां अचीव करेगा ही। 5-10% प्लस माइनस हो सकता है, दैट्स ओके। उतना पर्टिकुलर प्लानिंग तो आप वैसे भी नहीं कर पाओगे। बट हाँ, लॉन्ग टर्म सोचें, डिसिप्लिन में रहें, अपनी इंपल्स को कंट्रोल करें, मतलब इमोशन को कंट्रोल करें। पैसा इमोशन से ही बनेगा। तो इमोशन और डिसिप्लिन को हाथ में रखें, बाकी सारी चीजें आप फंड मैनेजर पर छोड़ दें। वो फंड मैनेजर है, वो इसका एक्सपर्टाइज है, उसको सब पता है, या सब नहीं पता तो उसको पढ़ लेगा, उसका सब्जेक्ट है। आप और मैं एक बैलेंस शीट अगर खोल के बैठेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे वो बैलेंस शीट। पर उसे सब पता है, वो बैलेंस शीट देख के बता देगा कि ये कंपनी में क्या है, ये कंपनी में क्या नहीं है। राइट। आपको और मुझे समझना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ओके। आपने जैसे बोला था कि मतलब अभी जो नई जनरेशन है उनको फाइनेंशियली इतना नॉलेज या मनी के बारे में हमें पढ़ाया नहीं जाता, बट जो मैंने देखा है, लाइक इन कोविड टाइम बहुत सारे यंगस्टर्स ने ट्रेडिंग के क्लासेस किए होंगे और उसके बाद पैसे भी गंवाए होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि उनके पास नॉलेज नहीं है, बट जस्ट एक जो उनका इम्पेशेंट नेचर है, शायद उनको ठीक करने की जरूरत है। तो एक लास्ट और क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है कि अगर उनके पास नॉलेज है बट उसको सही डायरेक्शन में अगर लेके जाना है तो उनको क्या अपने लिए प्रैक्टिस में लाना चाहिए जिससे वो बेटर पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाए? बिल्कुल लाना चाहिए। आपने बात की कोर्सेज की, लोगों ने कोर्सेज किए कोविड टाइम्स में और सीखे क्या? आपने वर्ड यूज किया ट्रेडिंग। यस। मैं आपको बहुत सही मायने में बताता हूं कि ट्रेडर जो है ना, चाहे वो इक्विटी ट्रेडर हो, चाहे वो जमीन की ट्रेडिंग करता हो, वो कभी वेल्थ नहीं क्रिएट करता। आज उसने यहां जमीन खरीदी, पहले हम जमीन की बात करते हैं, थोड़ा एप्रिसिएशन हुआ, उसने बेच के आगे जमीन खरीदी, आगे जाता गया वो, है ना। इन्वेस्टर कौन था? जिसने ये जमीन खरीदी और बैठा रहा। आप देखना उसकी वेल्थ अलग होगी और जो ट्रेडिंग करता रहा उसकी वेल्थ अलग होगी। वैसा इक्विटी में एप्लीकेबल है। आपने सीखा क्या? आपने सीखा ट्रेडिंग। और फॉर्चुनेटली हुआ क्या, कोविड के बाद मार्केट चला सिर्फ एक डायरेक्शन में, तो आपने जो भी कॉल लिए वो अच्छे ही लगे। लास्ट 1-1.5 साल में
ये जो मैं आपको रिपोर्ट की बात करी, वो रिपोर्ट यही बता रहा है कि किसी ने पैसा नहीं कमाया ट्रेडिंग करके। रीजन की मार्केट किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन पैसा किसने कमाया या कौन कमाएगा? इन्वेस्टर हमेशा पैसा कमाएगा। तो आपको देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। तो वो लाइन आपको समझनी है कि वो क्रॉस नहीं करनी है मुझे लाइन। इफ आई एम एन इन्वेस्टर आई विल नॉट लूज मनी। सो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आप 1 जनवरी को इन्वेस्ट करते हो और 31 दिसंबर को हर साल निकाल लेते हो। 1 जनवरी 2026 में आपने इन्वेस्ट किए, 31 दिसंबर 2026 में आपने निकाल लिए, वापस 1 जनवरी 2027 में इन्वेस्ट किए, 31 दिसंबर 2027 को निकाल लिए। ऐसा आप 10 बार करते हो तो आप 3 बार कमाओगे, 7 बार लॉस करोगे। ओके। अगर आपकी ट्रेडिंग मेंटालिटी है तो आप 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप लॉस करोगे। अब यही साइकिल को 1 साल से आप 3 साल कर दोगे तो आप 5 बार कमाओगे, 5 बार लॉस करोगे। सो प्रोबेबिलिटी वुड बी 50-50। अब यही साइकिल को आप 3 साल से 5 साल करोगे तो आप 7 बार कमाओगे, 3 बार लॉस करोगे। तो प्रोबेबिलिटी 70-30। पर यही 7 साल की साइकिल आप 10 साल कर दोगे तो आप कभी लॉस नहीं करोगे। सो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट अगर रखोगे तो आप कभी लॉस नहीं करोगे। ओके, तो थैंक यू सो मच दीपेश भाई, आपने जिस हिसाब से बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाया, आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स बहुत कुछ सीखेंगे इस वजह से। और हमारा मोटिवेशन भी यही था कि हम हमारी कम्युनिटी को कुछ अच्छा दे पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन रेडिकल टॉक शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।